फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी आईक्यू की आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अगस्त और सितंबर महीने के करंट अफेयर। तो इससे हमारे यूपीपीएससी के सारे करंट अफेयर जो हैं वो एक साल के कंप्लीट हो जाएंगे। जैन तक पहले अपलोडेड हैं, उसके बाद जो है वो हमने दो दो महीने करके जो है वो अपलोड कर दिए हैं। तो अगस्त और सितंबर का भी जो है वो आप देख रहे हो इसमें, तो सारे के सारे करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। और आज जो है इस करंट अफेयर्स के अंदर जो भी आप क्वेश्चंस देखोगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे, लेकिन ऑप्शंस जो होगी वो केवल किस लैंग्वेज में होगी? इंग्लिश में होगी। तो एज सच आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेरी बोलने और समझाने की लैंग्वेज क्या रहेगी? हिंदी रहेगी। और साथ ही साथ दोस्तों, ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीपीएससी के लिए तो है ही है, और भी जो एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही अच्छे न्यूज़पेपर, मैगजीन और गवर्नमेंट के ऑफिशियल डाटा से जो है वो कलेक्ट किए गए हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट ऑफ यूपी ऑर्गेनाइज स्मार्ट सिटी हैकथन 2020 फ्रॉम 1 to 3 अगस्त 2020। मतलब कौन सी जगह पे, मतलब आपने ये बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने इसको जो है वो क्या किया, स्मार्ट सिटी हैकथन को स्टार्ट किया है। और इसमें बताना था कि किस तरह से आप किसी सिटी को बना सकते हो, उसमें क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है वो कम से कम दिखे आपको, और जो है वो सारी चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से जो ऑर्गेनाइज करनी थी। और ये कौन से इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया था दोस्तों? ये किया था हाँ जी, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने। और मैक्सिमम बच्चे आंसर लगा रहे हैं आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर गलत है, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने ये स्मार्ट इंडिया हैकथन जो है वो क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था। तो याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईटी कानपुर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों का आंसर आईआईटी कानपुर आपको मिलेगा, लेकिन इसका आंसर क्या है? नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये प्राइस किसने जीता है स्मार्ट सिटी हैकथन का? ये जीता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। याद रखना है, DAIT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इन्होंने पहला प्राइज जीता है स्मार्ट सिटी हैकथन के अंदर। और स्मार्ट इंडिया हैकथन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से। मतलब दो ऑर्गेनाइजेशंस आप कह सकते हो, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, एक उसी का एक डिपार्टमेंट हो गया AICT, जो यूनिवर्सिटीज को प्रमाणता देता है, तो उसके बेसिस पे ये ऑर्गेनाइज किया गया। और किसने ऑर्गेनाइज किया? मैं पहले ही बता चुका हूँ, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें जीतने वाले को 1 लाख रुपए का प्राइज, मतलब जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, उसको 1 लाख रुपए का प्राइज मिला, क्योंकि उन्होंने एक सोल्यूशन बताया था, दृष्टि, कि किस तरह से हम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जो है वो स्मार्ट सिटी को हम क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो एक तो दृष्टि याद रखना है, एक आपने डेट याद रखना है, DIAT, ये चीज याद रखनी है, और आपने साथ में याद रखना है कि किसने ऑर्गेनाइज किया था। तीन चीजें इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट है। और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च के अंदर आती है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। 1952 में इसको बनाया गया था। पूना महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। और चांसलर बाय डिफॉल्ट कौन होंगे? जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह जी, वहीं के हैं, इसके चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एन इंडिजीनियस सीड बॉल कॉल्ड बीग। याद रखना है, बीग वर्ड को याद रखना है, बीग का मतलब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये इंडियन इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया, और वो भी यूपी का इंस्टीट्यूट है जिसने इसको डेवलप किया। इंडिजीनियस का मतलब हमने खुद डेवलप किया है, हमने बाहर से जो है उसको परचेज नहीं किया। और ये सीड बॉल है, मतलब एक बॉल की तरह दिखेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा आगे जो है वो आप क्या कह सकते हो, आगे बहुत ज़्यादा सीड्स जो हैं वो बन सकते हैं। और ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? बहुत ही फेमस है, और इसका आंसर आप लगा सकते हो कौन सा? IIT कानपुर लगा सकते हो दोस्तों। ए आंसर है, जो ए सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। IIT कानपुर जो है वो इसका क्या है, आंसर है। आप देख सकते हो IIT कानपुर ने इस सीड बॉल को जो डेवलप किया है, जिसका नाम क्या है? बीग। बीग का मतलब क्या है? बायो कंपोस्ट इनरिच इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल का मतलब होता है कि ऐसे सीड है, तो उसको एक बॉल की तरह, उसमें बहुत ज़्यादा सीड जो है वो हमने रख दिए हैं, तो उसमें जो है वो एक बॉल की तरह ही बहुत ज़्यादा जो है वो आगे क्या होंगे, डेवलपमेंट होगी। Beeg has been enriched with the right ingredients and seeds are early sprouting and is the best way to utilize the monsoon। और ये पानी को जब सोख लेते हैं तो फिर क्या होता है, ये स्प्राउटिंग जो है वो इसके अंदर से होती है, मतलब बाहर की तरफ जो है वो पत्ते निकलते हैं और बाहर की तरफ जो है पौधे बनते हैं। दिस विल हेल्प पीपल एंड फार्मर्स इन प्लांटेशन विद सेफ्टी इन कोरोना टाइम एंड ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इसको करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, इसलिए जो है वो इसमें काम भी मिलेगा और सेफ्टी भी है कि आपको बहुत
बड़ी जगह भी नहीं इसके लिए चाहिए। इन सीड बॉल्स नेटिव सीड्स आर कवर्ड विद द मेन्योर एंड सॉइल, तो बहुत ज़्यादा आप सीड ले सकते हो, उसके बाद इसको खाद के साथ जो है वो आप कवर कर दोगे एक बॉल बना के, और उसको अलग अलग जगह पे रख सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सिर्फ उसके अंदर सीड को आपने क्या करना है, जमा करना है, उसमें बॉल बना के उसमें रख देना है, और उसमें क्या होगा फिर स्प्राउटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब बाहर की तरफ निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। नो नीड टू डिग ए पिट ऑफ टू प्लांट, मतलब आपको कोई गमले की जरूरत नहीं है, आपको कोई बांस की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप रख सकते हो। दिस सीड बॉल्स आर टू बी स्प्रेड एट लार्ज एट द टारगेट लोकेशंस एंड दे विल स्प्राउट व्हेन एक्सपोज टू वाटर, जब भी इसमें पानी पड़ेगा ये जो है वो क्या हो जाएंगे, स्प्राउट करना, मतलब बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देंगे। तो बीग का मतलब पता लग गया, क्या है बीग वो पता लग गया, किसने स्टार्ट किया या किसने बनाया, आईआईटी कानपुर ने इसको बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो इसको, आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ है यूपी कैबिनेट के अंदर कि कमला रानी वरुण जो कैबिनेट मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर, मतलब योगी आदित्यनाथ जी के अंदर, उनका देहांत हो गया है। वो किस डिपार्टमेंट की मिनिस्टर थी, और ऐसा पहली बार हुआ है कि यूपी गवर्नमेंट के अंदर किसी मिनिस्टर की कोविड के कारण जो है वो डेथ हो गई हो। तो इसका आंसर क्या है, बहुत ही सिंपल है, कमल रानी वरुण जी जो है वो मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन थी। क्या थी, मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो आपने याद रखना है मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। शी इज द फर्स्ट मिनिस्टर इन द यूपी टू डाई विद द कोरोना वायरस, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। और वो कौन सी जगह से जो है वो एमएलए थी, वो थी कहाँ से, गातमपुर से। आपको कानपुर भी पूछा जा सकता है या फिर गाटमपुर भी जो है वो पूछा जा सकता है। और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं 2 बार। और शी वॉज दी ओनली वोमेन कैबिनेट मिनिस्टर इन यूपी फॉलोइंग रीता बहुगुणा, बट वो लोकसभा में सिलेक्ट हो गई थी तो उन्होंने वहां से एमएलए की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था, इसीलिए जो है वो मिनिस्टर नहीं रहेंगी। तो मिनिस्टर कौन है, ओनली एक ही मिनिस्टर थी, और वो उनका नाम क्या है, कमल रानी। तो याद रखना है, आप शायद पिक्चर से काफ़ी बार आपने देखा भी हो, लेकिन फोटो से आप इसको देख भी सकते हो। तो याद रहेगा, मेरे ख्याल से याद रहेगा। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसी याद रखनी है, एक याद रखना है नाम क्या है, एक डिपार्टमेंट याद रखना है, 3 ही चीज़ें याद रखनी है इस न्यूज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, रिसेंटली डॉक्टर अरविंद जैन पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड थे, बहुत ही फेमस पर्सन थे। कम पैसों में इलाज करने के लिए जाने जाते थे, मात्र 5 रुपये 10 रुपये वो लेते थे इलाज करने के लिए, लेकिन उनका निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इसमें से आपने बताना है। अगर डॉक्टर लिखा होता तो हम लिख देते, लेकिन डॉक्टर तो मेंशन ही है। तो आंसर क्या है, वो क्या बन गए थे, बाद में पॉलिटिशियन बन गए थे। तो आंसर क्या है दोस्तों, बी। जो बी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो, उत्तर प्रदेश में ललितपुर सदर से, याद रखना उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी, ललितपुर सदर से 4 बार से विधायक रहे प्रदेश के पूर्व चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद जैन का लंबी बीमारी से चलते मंगलवार को निधन हो गया। और उनके पास डिपार्टमेंट भी कौन था, मिनिस्टर भी जो है वो कौन से रह चुके हैं, वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री जो हैं वो रह चुके हैं। और नाम क्या है, डॉक्टर अरविंद जैन। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने ललितपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया और जीत दर्ज करके वो विधायक बने। फिर उसके बाद जो है वो 4 बार विधायक बने, एक तो 1989 में, फिर 91 में, 93 में, 96 में। तो लेकिन ईयर याद करने की जरूरत नहीं, ना ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है और याद रखना है कि किस तरह से वो फेमस थे। उनको माना जाता था पहले 2 रुपये में इलाज करते थे, फिर 5 रुपये में, फिर बाद में उन्होंने 10 रुपये जो है वो फीस कर दी थी। तो बहुत ही कम रुपयों में इलाज करने के लिए फेमस थे, और मेरे ख्याल से सब लोग जो है वो जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मर समाजवादी पार्टी लीडर एंड राज्यसभा एमपी, सबको नाम पता है, अमर सिंह जी। उनका देहांत हो गया 64 वर्ष की एज में, सिंगापुर में उनका देहांत हो गया। और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से ही थे, तो आपने बताना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। और बहुत ही फेमस लीडर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से सुर्खियों में रहे हैं, और मुलायम सिंह यादव जी के साथ इनकी काफ़ी नज़दीकियाँ थी। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, जो लोग डी सोच रहे हैं, मेरे साथ मैच करो, जो लोग डी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका, आजमगढ़ होगा। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, आजमगढ़ में हुआ था। तो याद रखना आपने, अमर सिंह जी जो है वो राज्यसभा में इलेक्ट हुए थे पहली बार जो है वो उत्तर प्रदेश से ही, वो भी कौन से ईयर में, 1996 में। याद रखना है कौन से ईयर में, 1996 में पहली बार जो है वो राज्यसभा में इलेक्ट हुए थे। फिर मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी से उनको फिर से भेजा, 2016 से 20 में री इलेक्ट किया गया राज्यसभा के मेंबर के तौर पर। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो फ्रेंड्स इसको। हु रोट ए बुक टाइटल्ड विशेष कोड टू विन, विच इज द बायोग्राफी ऑफ इंडियाज यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन विशेष भृगुवंशी। आपने काफ़ी बार विशेष भृगुवंशी को देखा होगा, और काफ़ी लोग जो है बास्केटबॉल ये बहुत ही अच्छा खेलते हैं, इनको जो है वो पसंद करते होंगे। तो इनके ऊपर जो है वो एक बायोग्राफी लिखी गई है, और नाम क्या है उसका, विशेष कोड टू विन।
आपने बताना है कि वो बायोग्राफी किसने लिखी है। तो आप बताओगे मुझे आंसर क्या होगा इसका, और मेरे साथ मैच करो। जो लोग सोच रहे हैं निरुपमा यादव, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका, निरुपमा यादव होगा। और सिर्फ इतना याद रखना है, विशेष कोड टू विन किसकी बायोग्राफी है, विशेष भृगुवंशी। ऑटोबायोग्राफी नहीं है दोस्तों, ये बायोग्राफी है, क्योंकि ये लिखी किसने है, निरुपमा यादव ने लिखा है। तो याद रहना चाहिए आपको। और ये 29 साल के, आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी फ़ोटो, शायद आपने काफ़ी बार देखा हो। और 29 साल के प्लेयर, उत्तर प्रदेश से, वाराणसी से, और बास्केटबॉल को खेल रहे हैं 2007 से। और इनको जो है वो कैप्टनशिप दी गई थी इंडियन टीम की 2010 में। और 2017 में ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू साइन एन ऑस्ट्रेलियन नेशनल बास्केटबॉल लीग। पहले इंडियन है जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल बास्केटबॉल लीग में जो है वो सेलेक्ट हुए थे। तो बहुत ही उपलब्धियां इनके पास, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, तो हमने सिर्फ यही चीज़ें जो है वो इंक्लूड की हैं। तो याद रखना है विशेष भृगुवंशी जी की बायोग्राफी का नाम, और किसने लिखी है वो बायोग्राफी, और साथ ही साथ जो है वो ये पहले प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल बास्केटबॉल लीग में सिलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। मनोज सिन्हा, सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, अपॉइंटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट और यूटी। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। आपने नाम सुना ही हो मनोज सिन्हा जी का, तो आंसर बता सकते हो आप। एक हिंट देता हूं आपको कि जो मुर्मू जी थे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको तो क्या बना दिया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो इसका मतलब उनकी जगह किनको लगाया गया है फिर, आप कहोगे सर मनोज सिन्हा को लगाया गया। जो बिल्कुल सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका, जम्मू एंड कश्मीर होगा। तो मनोज सिन्हा जी जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो बेसिकली एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, याद रखना आपने। आप देख सकते हो मनोज सिन्हा जी की फोटो यहाँ पे, और वो पार्लियामेंट में एमपी भी रह चुके हैं एज ए 1996 और 1999 में, और 2014 में भी जो है वो लोकसभा को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कहाँ से, गाजीपुर से। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज कम्युनिकेशन। लेकिन इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको लगाया गया, मनोज सिन्हा जी को, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट साइंड एमओयू विद विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। बहुत ही अच्छी स्कीम कहूंगा मैं इसको, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ये चलाया गया है कि हैंडीक्राफ्ट जो हैं, जो हाथ से बनाते हैं प्रोडक्ट, उनको भी प्रमोट किया जा सके, उनको भी क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सकें। तो इसमें क्या होगा कि सरकार करेगी वो काम कि जो भी हैंडीक्राफ्ट है, जो भी हाथ से बना रहे हैं चीज़ें, उनको जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेचा जा सके और उनका लाइवलीहुड, मतलब उनका रोजगार जो है वो बढ़ाया जा सके। और ये काम कौन सी कंपनी के साथ मिलकर कर रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ये कर रही है फ्लिपकार्ट से मिलकर कर रही है। फ्लिपकार्ट दोस्तों, जो फ्लिपकार्ट सोच रहे हैं, मैच करो मेरे साथ आंसर, बिल्कुल सही है उनका। तो ऑल आर्टिजन जो भी हाथ से बनाते हैं चीज़ें, चाहे वो कपड़ा बना रहे हैं, चाहे हाथ से कोई सामान बना रहे हैं, तो वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर जो है वो आ जाएंगे। और फ्लिपकार्ट समर्थ इनिशिएटिव, मतलब वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, समर्थ हैं वो इस चीज़ के कि वो अपनी कला का प्रदर्शन जो है वहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट समर्थ एक इनिशिएटिव चलाया गया, तो उसके थ्रू जो इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचा जाएगा। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है उनका एम ही ये है कि जो यूपी की कला है वो भी लोगों तक पहुंच सके, और इनका जो जीवन है वो भी ऊपर उठ सके। दिस स्कीम इज इनिशिएटेड अंडर द, आप कह सकते हो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, और एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ से इसको जो है वो क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, इसको प्रमोट किया जाएगा। और ये फ्लिपकार्ट जो है वो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड को पहले ही जो है बेनिफिट दे रही है। उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया था खादी फैब्रिक, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो है वो खादी फैब्रिक जो है वो ऑलरेडी चल रहा था। ये भी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी स्टार्ट किया। तो याद रखना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो किसके साथ है, फ्लिपकार्ट। और इसको गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर डाल लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर इसको डाल लो। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल बैंक विल इन्वेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कानपुर फर्स्ट सिटी मेट्रो लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट सिटी मेट्रो लाइन, कानपुर मेट्रो लाइन, इसमें कौन सा बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। जो लोग बी आंसर सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कानपुर में प्रथम शहर मेट्रो लाइन के निर्माण में कौन सा इंटरनेशनल बैंक निवेश करेगा, तो वो करेगा यूरोपियन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक करेगा। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक पहले भी जो है वो कर चुका है, लखनऊ मेट्रो में वो पहले भी इन्वेस्ट कर चुका है। ये उनका दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें वो पैसे दे रहे हैं। और वो 650 मिलियन यूरो जो है, मतलब 650 मिलियन यूरो जो है वो क्या करेगा, इसमें इन्वेस्ट करेगा।
और आपने याद रखना है ये जो मेट्रो लाइन होगी कानपुर वाली हमारी, ये 32.4 किलोमीटर लंबी होगी, मतलब 32.4 किलोमीटर का सफ़र होगा, जिसमें 18 तो ऊपर की तरफ स्टेशन बने होंगे, 12 अंडरग्राउंड बने होंगे। और ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का सेकंड बिगेस्ट ऑपरेशन है। तो आपने याद रखना है पहला कौन सा था, लखनऊ वाला था, जो लखनऊ मेट्रो लाइन है हमारी। और ये इसको प्रमोट कौन करेगा, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, और तो कोई कर नहीं सकता, तो यही करेगा। तो याद रखना है कौन सा बैंक है, बस बैंक का नाम याद रखना है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट आते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी एनोग्रेटेड द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग ऑफ विच यूनिवर्सिटी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने किस यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, और इससे क्या होगा, उस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंप्रूव होगा ही होगा, और एजुकेशन में भी जो है वो क्या मिलेगी, उनको हेल्प मिलेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगी उसकी, और कृषि के क्षेत्र में और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट कौन सा है वो, या यूनिवर्सिटी कौन सी है, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आपको जगह तो याद ही होगी, कहाँ पे है, झांसी में। तो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग का मोदी जी ने उद्घाटन किया, तो न्यूज़ अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप देख सकते हो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को तो इंप्रूव करेगा ही करेगा, साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी जो है वो बढ़ाएगा। और जो ये रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, मैं बता चुका हूँ, झांसी में। और ये बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, कौन से रीजन का, बुंदेलखंड एरिया का। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट बता चुकी है कि हम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड में भी खोलेंगे, असम में भी खोलेंगे, और मोतीहारी बिहार में भी खोलेंगे, लेकिन उसका नाम होगा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो ये 3 जगह पे भी जो है बहुत जल्दी जो है वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। झारखंड, असम हो गया, और एक कहाँ पे हो गया, बिहार में। तो याद रखोगे, अगर ये नहीं याद रहता तो आपने इतना जरूर याद रखना है कि कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग का उद्घाटन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लो। वट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019। कौन सा रैंक है उत्तर प्रदेश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में, ये आपने मुझे बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा जो स्टेट है वो बेहतर तरीके से बिजनेस को चला रहा है अपनी स्टेट में, बहुत ही आप कह सकते हो कि मौके दे रहा है लोगों को बिजनेस करने के लिए, बहुत ही अच्छे प्रावधान बना रहा है उनके लिए, ताकि लोग जो है वो फ्रीली जो है वो बिजनेस कर सकें, और लोगों को किसी तरह की रुकावट जो है वो उसके अंदर नहीं आएगी। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है, और अपने उत्तर प्रदेश का रैंक मुझे बताना है कि कौन सा रैंक उसमें आंका गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का रैंक कौन सा है, दूसरा रैंक है। पहला रैंक जो है वो आंध्र प्रदेश को मिला है, दूसरा मैंने बता ही दिया यूपी को मिला है, और तीसरा रैंक जो है वो तेलंगाना स्टेट को मिला है। तो इसलिए आपने याद रखना है यूपी का रैंक कौन सा है, दूसरा। आपसे पहला भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने पहला यहाँ पे लिख दिया कि आंध्र प्रदेश का है। दूसरा स्थान जो है वो यूपी को मिला है, जबकि यूपी का जो है वो दूसरा स्थान बहुत ही आगे आ गया है, क्योंकि पिछले साल अगर आप 2018 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो 12th रैंक था, तो मतलब बहुत ही आगे आ गए हैं। तेलंगाना का जो है वो 3rd रैंक हुआ है। ये रैंकिंग कौन रिलीज करता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो इसको क्या करता है, रिलीज करता है। और ये 2019 में जो भी बिजनेस के प्लान्स, जो भी सरकार ने रिफॉर्म्स किए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, उसमें से जो है वो लिया गया है। और सबसे नीचे कौन सी स्टेट है दोस्तों, त्रिपुरा, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न आपको पता है कि बहुत बड़ा लिंक जो है वो नहीं है वहाँ पे इंडस्ट्रीज का। तो नॉर्थ ईस्टर्न में त्रिपुरा का सबसे छोटा रैंक है, क्योंकि टोटल रैंकिंग जो है वो कितनी जगह पे हुई है, 36 स्टेट्स और यूटी में है भी इतनी ही, क्योंकि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि 9 यूटीज़ हैं, सर आप तो गलत बता रहे हो कि 8 यूटीज़ कैसे बता दिया आपने। भाई 2 यूटीज़ मर्ज हो चुकी हैं, कौन कौन सी, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दोनों यूटीज़ को मर्ज कर दिया, तो 8 यूटीज़ रह गई हैं, और 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36। तो याद रखोगे। और दूसरा रैंक है उत्तर प्रदेश का, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट कंडक्ट द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रोड एक्सीडेंट डेटाबेस इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश थ्रू विच ऐप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको भी मार्क कर लो, जो क्वेश्चन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, मतलब उनके चांसेस ज़्यादा हैं आने के, आ सकते हैं वो क्वेश्चन, वो बन सकते हैं, मतलब काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है, इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। क्या है इसके अंदर, एक ऐसा ऐप तैयार किया गया है जिसके अंदर क्या होगा कि जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो पुलिस वाले आते हैं, तो वो अपना डाटा लेके जाते हैं। फिर आप कह सकते हो कि हेल्थ वाले आ गए, वो अपना डाटा ले गए। फिर कोई आप कह रहे हो साइबर सिक्योरिटी वाले आ गए, या कोई भी अलग अलग डिपार्टमेंट जो जुड़े हुए हैं उसके साथ, रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाले आ गए, वो अपना डाटा ले गए। तो क्या होता था, पुलिस वालों को पहले जाना पड़ता था हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल से उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था, जिसके कारण जो है वो जांच में भी दिक्कत आती थी और टाइम भी लगता था। वो कहते एक ऐसी ऐप बनाओ जिसमें जब पुलिस वाले आए ऑन द साइट
आप क्या कर सकते हो, डाटा को अपलोड कर दो। हेल्थ वाले आए, वो भी अपना डाटा उसी साइट के ऊपर अपलोड कर दो, वो भी उसी ऐप के ऊपर अपलोड कर दो। अपलोड कर दोगे, किसी ने भी देखना है उसके थ्रू देख सकते हो, तो किसी को एक दूसरी जगह पे आने की भी जरूरत नहीं, और सारा का सारा डाटा भी क्या हो जाएगा, एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। और ये ऐप कौन सी है, ये है IRAD ऐप। इसका मतलब है रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। ये अभी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में और भी 5 स्टेट्स के, मतलब टोटल 6 स्टेट्स के जिलों में जो है वो इसको स्टार्ट किया गया। डेमो बेसिस पे कह सकते हो या पायलट बेसिस पे, अभी पूरे इंडिया में जो है वो इसको स्टार्ट किया जाएगा। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से है। नितिन गडकरी जी इसके यूनियन मिनिस्टर हैं। तो आप देख सकते हो IRAD ऐप। और किसने डेवलप किया इस ऐप को दोस्तों, IIT मद्रास ने इसको क्या किया है, डेवलप किया है, IIT मद्रास ने। और इसमें पुलिस, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे जो है इस डाटा को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसमें अपलोड करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि ये 6 स्टेट्स में चला है, यूपी के साथ जो है वो 5 स्टेट्स और हैं, लेकिन अभी ये डेमो बेसिस पे, पायलट बेसिस पे इसको भी पूरे इंडिया में जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, अगर ये यहाँ पे सक्सेसफुल रहता है, और रहेगा भी। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। रिसेंटली गोविंद स्वरूप, फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी, पास्ट अवे। फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी उनको कहा जाता है, उनका देहांत हो गया। आपने बताना है कि वो उत्तर प्रदेश के किस जगह में पैदा हुए थे। तो अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है या उत्तर प्रदेश पूरा स्टेट है, वो पूरा का पूरा यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो उस टाइम पीरियड पे वो पैदा हुए थे, तो उनका देहांत हो गया। और वो कौन सी जगह है, वो है ठाकुरवाड़ा। तो याद रखना है, ठाकुरवाड़ा में इनका जो है वो क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फाउंडिंग डायरेक्टर रहे हैं नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट चला रहा है उसको फंडामेंटल रिसर्च के लिए। और याद रखना है कि इनको फादर ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। इस वर्ड को आपने अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट लिख लेना है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो दोस्तों, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और नाम याद रखना है, गोविंद स्वरूप जी। और इनका जन्म जो है वो ठाकुरवाड़ा में हुआ था 1929 में, यूनाइटेड प्रोविंस। मैंने पहले ही बताया कि तब उस टाइम पीरियड पे यूपी को क्या कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। ठाकुरवाड़ा में। 2 चीज़ें याद रखनी है बस इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट साइंड ए MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेक होम राशन स्कीम। उत्तर प्रदेश सरकार ने टेक होम राशन योजना के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन जो है वो हस्ताक्षर किए। तो ये आपने मुझे बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राशन बनता है, फिर उसको घर पे जो है वो डिलीवर भी किया जाता है। इवन काफ़ी लोग जो है वो आके ले भी जाते हैं। तो वो राशन जो है वो कौन बनाएगा, जो टेक होम राशन है वहाँ पे बैठ के नहीं खा सकते, लेके जाना पड़ेगा। तो टेक होम राशन जो है वो औरतें बनाएंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगे, जो आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं वो भी बनाते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो ये खाना बनाया करेंगी। और ये कोलैबोरेशन किसके साथ हुए, यूनाइटेड नेशन के साथ हुई है। यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसके तहत ये साइन किया गया है, ताकि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी जो है वो रोजगार मिले, वो भी जो है वो क्या कर सके, अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से ये किया जा रहा है। और ये स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो है वो किया जा रहा है। और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू जो है इसका आप कह सकते हो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। और ये मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से ही सप्लाई किया जाएगा। मैंने बताया कि होम डिलीवरी है नाम, तो इसका मतलब टेक होम राशन जो है वो दिया जाएगा। और इसमें 200 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें जो हैं वो उम्मीद है कि 1200 करोड़ रुपए की एक साल की टर्नओवर जो है वो हो सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है यूनाइटेड नेशन, इसमें वर्ड जो है वो याद रखना है। और एक वर्ड और याद रखना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट आते हैं, वेयर इज एन ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग हरसिमरत कौर बादल। तो आप कह सकते हो कि उस टाइम पीरियड पे जब ये फूड पार्क इनॉग्रेट हुआ था, उस टाइम पीरियड पे हरसिमरत कौर बादल फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी, लेकिन आजकल वो नहीं है, क्योंकि वो जो किसानों के बिल चल रहे हैं उसके विरोध में उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। तो आप कहोगे सर जब रिजाइन कर दिया तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर आजकल कौन है। तो जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्हीं को कौन सा दे दिया गया है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जो है वो दे दी गई है। तो याद रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर जी आजकल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और नरेंद्र सिंह तोमर जी ही फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। तो याद रखना इस चीज़ को कि हरसिमरत कौर बादल रिजाइन कर चुकी हैं। और ये उन्होंने ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे लगाया है, ये उन्होंने उद्घाटन किया है बाराबंकी में। याद रहेगा आपको, बाराबंकी तो बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रहेगा आपको। 5000 किसानों को जो है वो इससे लाभ मिलने का जो है वो आशंका है। 5000
फार्मर जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इनको सब तरह की चीज़ें जो है वो बताई जाएंगी और एग्रीकल्चर के अलग अलग जो आप कह सकते हो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने के बारे में कोशिश की जाएगी। लाइक पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की जब फसल को काट देते हैं उसके बाद जो बर्निंग होती है, जलाया जाता है, धुआं होता है, तो उसको किस तरह से निपटा सकते हैं। लो इनकम ऑफ फार्मर, किस तरह से फार्मर की इनकम को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से वो अपने फूड की या अपने उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं फसल की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उनको मिल सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू जो है वो पूरी की जाएंगे। और इसमें किसानों की आय जो है वो डबल करना है। आपको पता ही है गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2022 तक हमने किसानों की आय को क्या करना है, डबल कर देना है। ये टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, विच ब्रिज विल कनेक्ट भागलपुर एंड नौगाचिया एंड भोजपुर और बक्सर ब्रिज ऑन गंगा दैट विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ जो है वो कनेक्टिविटी बनेगी। तो आपने मुझे उस ब्रिज का नाम बताना है जिसको अभी अभी जो है वो क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया, उसकी कनेक्टिविटी जो है वो बन चुकी है। और उस ब्रिज का नाम क्या है दोस्तों, विक्रमशिला ब्रिज। मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से वो दिखेगा। इस तरह का ब्रिज जो है वो आपको विक्रमशिला ब्रिज जो है वो मिलेगा। ये आपको कनेक्ट करेगा भागलपुर और नौगाचिया से, और उधर से भोजपुर बक्सर ब्रिज को आपस में क्या करेगा, कनेक्ट। जब दोनों कनेक्ट हो जाएंगे ब्रिज तो उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ कनेक्टिविटी हो जाएगी। और उम्मीद है कि 2021 से पहले पहले जो है ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हो अब काफ़ी कंस्ट्रक्शन जो है वो इसकी हो चुकी है और 2021 से पहले पहले पूरा होने की संभावना है। और ये कौन सी रिवर के ऊपर है, तो रिवर तो आपको पता ही है कि कौन सी रिवर है, यूपी से बिहार की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब गंगा रिवर के ऊपर होगा। जब भी यूपी और बिहार के बीच में कनेक्टिविटी बनती है तो इसका मतलब 95% चांस है कि वो चीज़ कौन सी रिवर के ऊपर होगी, गंगा रिवर के ऊपर। नोट कर लो, इसको याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, कौन सी ऐप, विच ऐप इज लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर रिमोट लर्निंग। क्योंकि कोविड-19 के कारण स्कूल बंद हैं, अब जो लोग आप कह सकते हो कि गरीब हैं वो किस तरह से पढ़ेंगे। तो रिमोट लर्निंग के लिए जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है या जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, कम है, तो वहाँ पे लोगों तक किस तरह से हम इस चीज़ को पहुँचाएं। तो वो कहते हैं कि भाई आप क्या करो, आपको हम एक ऐप लॉन्च करके देते हैं, उसके थ्रू जो है वो आप देख सकते हो और आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करके दी जाएगी। और वो कौन सी ऐप है, उसका नाम है टॉप पेरेंट ऐप। याद रखना है, टॉप पेरेंट ऐप। इसके आगे कितने कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट है जिसके थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और वो कंपोनेंट दोस्तों कौन कौन से हैं, एक का नाम है चिंपल। क्या रखा गया, सिंपल से रखा गया, बच्चों की लैंग्वेज में हम क्या कह देते हैं, चिंपल। तो इसमें 80 डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, ताकि बहुत ही मस्त तरीके से जो है वो बच्चे गेम्स के थ्रू और स्टोरीज के थ्रू या पजल के थ्रू जो है वो चीज़ों को सीख सकें, इसलिए इसका नाम रखा गया चिंपल। और एक है मैथ मस्ती, जिसमें जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फिर से गेम्स के थ्रू जो है वो उनका बेस जो है, फाउंडेशन जो है वो क्या रखी जाएगी, अच्छी रखी जाएगी। और उनकी जो न्यूमरेसी स्किल्स हैं वो जो है वो बढ़ाई जाएंगी। मतलब उनको जो उनका मेंटल एबिलिटी का लेवल है वो क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। एक है बोलो गूगल, इसका काम क्या होगा, ये एक आप कह सकते हो कि रीडिंग ट्यूटर ऐप है, जिससे आप जो है वो लैंग्वेज सीख सकते हो और रीडिंग कैपेसिटी जो है वो आपकी बढ़ेगी हिंदी और इंग्लिश में। तो बोलो गूगल इसीलिए जो है वो इसका नाम रखा गया है। रीडिंग ट्यूटर ऐप है दैट हेल्प प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट टू इंप्रूव देयर रीडिंग स्किल इन हिंदी और इंग्लिश। 2 लैंग्वेज में जो है वो आपको इसमें सीख सकते हो। और ये कितने साल के बच्चों के लिए, 3 से 8 साल के बच्चों के लिए लैंग्वेज सीख सकते हैं, इससे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और किस तरह से जो है वो पढ़ना है वो जो है वो सीख सकते हैं। चाइल्ड लर्निंग ऐप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चिंपल, मैथ मस्ती और बोलो गूगल, ये याद रखना है कौन सी ऐप का हिस्सा है, टॉप पेरेंट ऐप का है। टॉप पेरेंट नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो ये अपने बच्चों को इन ऐप्स के थ्रू जो है वो सिखाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये। नेक्स्ट आते हैं अगला, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी साइंड ए डील विद द consortium of 6 banks led by which bank for the construction funding of बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ आपके लिए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बनाना है, अब उसके लिए पैसा चाहिए। तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कहती पैसा कहाँ से लेके आए। फिर 6 बैंक्स आगे हैं, वो कहते हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं, लोन दे देंगे आपको। इन 6 बैंक्स को, ग्रुप को कौन लीड कर रहा है, आपने ये मुझे बताना है। तो इतना आसान क्वेश्चन है कि 6 बैंक्स को लीड कौन कर रहा
रहा है और वो लीड कौन कर रहा है, आप देख चुके हो नाम, वो लीड कर रहा है एसबीआई। कि सारे बैंक्स की तरफ से बात कौन कर रहा है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से वो कर रहा है एसबीआई बात कर रहा है। अदरवाइज इसमें टोटल बैंक्स कितने शामिल हैं, 6 बैंक जो है वो शामिल हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे नाम याद करने की जरूरत नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ये सारे के सारे बैंक जो है वो इसमें क्या है, शामिल है। लेकिन इसको काम को आगे कौन बढ़ा रहा है, एसबीआई जो है वो बढ़ा रहा है। और 296 किलोमीटर का ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, मैंने आपको कल वाले न्यूज़ में भी बताया था। और चित्रकूट में जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखा है। और मैंने आपको बताया भी था न्यूज़ में, आप पिछली न्यूज़ को जरूर सुनो, उसमें बताया हुआ है कौन कौन सी जगह को ये कनेक्ट आपस में करेगा। और ये जो है वो बुंदेलखंड एरिया को तो कनेक्ट करेगा ही करेगा, और साथ में ये साथ में आगे जाके मिलेगा यमुना एक्सप्रेसवे से, और फिर मिलेगा लखनऊ आगरा से। मतलब ये सीधा ही आपको जो है वो नॉर्थ कैपिटल रीजन के साथ क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। और यूपीईआईडीए के लिए दोस्तों याद रखना है, सीईओ कौन है, कौन है, अवनीश कुमार अवस्थी जी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ। एक जगह का हेडक्वार्टर और लखनऊ है, वो किसका है, सिडबी का, याद रखना है, सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और उसके हेड कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। बार बार बताता रहता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और यूपीईआईडी के कौन है, अवनीश कुमार अवस्थी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, बेंगलुरु बेस्ड डिफेंस पब्लिक सेक्टर हैज टीम्ड अप विद विच इंस्टीट्यूट टू सेट अप Center of Excellence in the field of UAV, unmanned aerial vehicle, and the NASCOM for artificial intelligence or for the information and technology related एरियाज। तो अब इसमें न्यूज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट आपको लग रही है, लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल क्या है कि एक ऐसा बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जिसका नाम क्या है, BEM, दैट इज़ द भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो उन्होंने जो है वो एक पैक्ट साइन किया है, किसके साथ किया है ये आपने मुझे बताना है, इंस्टीट्यूट का नाम, जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाएंगे। आपने ड्रोन देखा होगा, वो क्या है, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, कि उसमें कोई इंसान बैठा नहीं होता लेकिन फिर भी वो उड़ता है, तो उसको कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो वो बनाना है। और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि कंप्यूटर की एक हम कह सकते हैं भविष्य है, वो जो है वो और सुधारना है। तो वो कौन से इंस्टीट्यूट के साथ उन्होंने टाई अप किया है, तो टाई अप किसके साथ किया दोस्तों, IIT कानपुर के साथ ये टाई अप हुआ है। तो IIT कानपुर ही रहता है ज़्यादातर आंसर, लेकिन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो हैकथन थी, स्मार्ट सिटी हैकथन, वो नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ने किया था लॉन्च, अदरवाइज IIT कानपुर ही लगाना है। तो ये क्या करेगा, इनोवेशन बढ़ाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर कंप्यूटर के ऊपर फोकस कर रहे हो, जब आप फोकस कर रहे हो कि हमने किस तरह से जो है वो आगे वाली टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, तो इसका मतलब इनोवेशन और टेक्नोलॉजी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा उद्योगों को लाभ मिलेगा, जो नए उद्योग खोलना चाहते हैं उनको लाभ मिलेगा, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में भी जो है वो क्या होगा, लोगों को लाभ मिलेगा। और आपने याद रखना है, ये प्रोजेक्ट इसीलिए किया गया है ताकि आत्मनिर्भरता जो है वो बढ़ सके, हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्ट इंडिया में बना सकें। खास करके किससे रिलेटेड, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि ये सरकार का टारगेट हो चुका है कि जिस तरह से चाइना के साथ हालात चल रहे हैं कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिफेंस के प्रोडक्ट कहाँ पे बनाएं, इंडिया में बनाएं, तो उसका हमें लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच रेलवे स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी रीनेम्ड एज बनारस रेलवे स्टेशन। किस रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो बनारस रेलवे स्टेशन जो है वो रख दिया जाएगा, या रख दिया गया है, अब तो रख दिया गया है। तो बताना है कि किसका रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया। और आंसर जो डी सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मंदाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। याद रखना है, मंदाना जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। और इसको आप मांदुआदी भी कह सकते हो, जो कि एक जगह है वाराणसी में जिसके स्टेशन का नाम क्या था, दैट इज मंदाना जंक्शन रेलवे स्टेशन, और उसी का नाम जो है वाराणसी है। तो मंदुआदी भी आ सकता है, और जो है वो साथ में आपके पास क्या आ सकता है, मंदाना भी जो है वो नाम आ सकता है। तो याद रखना इसका नाम क्या हो गया है, वाराणसी कंटोनमेंट स्टेशन जो है वो रख दिया गया है। और इस बात को आपने बहुत अच्छी तरह से जो है वो याद रख लेना है। और आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पता ही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एक लैंड जो है वो किसका सब्जेक्ट आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है दोस्तों। और स्टेट लिस्ट के अंदर आपको पता ही है कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो आप कहोगे सर 66 तो पुराने थे, आजकल कितने हैं, 61 हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि पहले तो 66 थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 66 थे, आजकल कितने हैं, 61 हैं। 61 मैटर्स हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फैसला ले सकती है, उसमें लैंड भी जो है वो साथ में आता है। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम ने जो है वो मैंडेटरी किया था कि लेना है, अदरवाइज आप नाम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, बस आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो कहां से लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब होम मिनिस्ट्री से लेना है। और वाराणसी जो है वो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी, नरेंद्र मोदी जी की। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे।
नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना स्कीम। तो देखो ये क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, ये तो पता ही आंसर क्या है इसका, उत्तर प्रदेश। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना स्कीम जो है वो बेसिकली किसके लिए स्टार्ट की गई है। ये इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो 19 चुने गए हैं पहले फेज़ में, कि 19 प्लेयर चुने गए हैं, उनके घर तक जो है वो एक रोड बनाई जाएगी। उस रोड का नाम जो है वो चेतन जी के नाम से रखा जाएगा। और आपको पता ही है कि चेतन चौहान जी बहुत फेमस क्रिकेटर भी थे और कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं यूपी के अंदर, जिसके कारण उनके नाम से जो है वो रोड्स तैयार की जाएंगी। और 19 इंटरनेशनल प्लेयर इसके लिए चुने गए हैं। आगे वाले फेज में और भी प्लेयर्स जो हैं वो इसमें ऐड होंगे। पहले फेज में 19 इंटरनेशनल प्लेयर को चुना गया। तो याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के अंदर जो है वो क्या होगा कि रोड बनाई जाएगी 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स के घर तक, और उस रोड का नाम क्या होगा, चेतन चौहान मार्ग के नाम से उसको जाना जाएगा, क्योंकि चेतन चौहान जी का देहांत हो गया है और वो क्रिकेटर भी थे और कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। तो इस बात को आपने याद कर लेना। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन है, ये कोई न्यूज़ नहीं है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड 1 बिलियन लोन ऑफ यूएसडी, मतलब 1 बिलियन यूएसडी लोन जो है वो देगी किस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में, दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। दिल्ली से मेरठ तक, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ तक जो लाइन आ रही है 82 किलोमीटर की, 82 किलोमीटर की, उसमें हाई स्पीड जो है वो मेट्रो रेल लाइन की तरह ही एक रेल की शुरुआत की जा रही है। और उसका लोगो भी जो है वो सरकार की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा रहा है। उसमें आपने बताना है कि किस बैंक ने जो है वो पैसा दिया है। वो दिल्ली से होता हुआ गाजियाबाद, गाजियाबाद से कहाँ आएगा, मेरठ तक आएगा। कौन सी जगह पे जो है, मतलब जगह तो आपको पता लगी, दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ तक जाएगा। आपने बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा जो है वो दिया है। तो 82 किलोमीटर है, ये याद रखना है। दिल्ली से मेरठ तक जाएगी, ये याद रखना है। और ये पैसा किसने दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, याद रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर देखोगे तो कहाँ पे है, मनीला, फिलीपींस में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बनाया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मेंबर कंट्री 68 हैं। और इसके जो आप कह सकते हो कि हेड हैं वो कौन है, मस्त सुगु, याद रखोगे, मस्त सुगु, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और एडीबी जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा दे रहा है इसके अंदर। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही है। 1.89 मतलब 1.89 बिलियन यूएसडी जो है इसमें पैसा लगाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और 1 बिलियन यूएसडी जो पैसा लगाया जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। तो देखो इतना पैसा जो है वो इसमें खर्च होगा। और ये दिल्ली से लेके मेरठ तक जो है वो बहुत ही अच्छा नेटवर्क जो बन जाएगा। और इसको 4 किस्तों में जो पैसा देगा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक। और मई 2025 तक इसकी कंप्लीट होने की संभावना है। और ये फर्स्ट ऑफ 3 प्रायोरिटी रेल कॉरिडोर्स हैं कंट्री के, जो कि बनाए जा रहे हैं। और एनसीआर को ये आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, नॉर्थ कैपिटल रीजन को कनेक्ट करेंगे। और इसको कौन एग्जीक्यूट कर रहा है प्लान को, एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है इसको क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। तो इसको याद रखना है बस इतना कि दिल्ली से मेरठ तक है, गाजियाबाद से होता हुआ मेरठ की तरफ जाएगा। और 82 किलोमीटर है। कौन पैसा दे रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। और उसके लिए कौन दे रहा है, कानपुर के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक दे रहा है। दोनों चीजें याद कर लेनी है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। इंडिया लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश टू कंस्ट्रक्ट 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रूम इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल में, कौन से डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में 2 बहुत ही अच्छे ऑपरेशन थिएटर बनाएगा, कौन बनाएगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाएगा। और आपने मुझे बताना है कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बनाएगा। न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में उसको बनाया जा रहा है। बना तो कौन रहा है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और गाइस ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो बनाया जा रहा है। याद रखना है, सिद्धार्थ नगर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। 2 आप कह सकते हो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए जा रहे हैं। ये हर कंपनी के लिए एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने अपनी कंपनी का कुछ पैसा जो है वो कहाँ पे खर्च करना होता है, सोशल वर्क में खर्च करना होता है। इसीलिए जो है वो ये यहाँ कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, सिद्धार्थ नगर में 2 ऑपरेशन थिएटर बना के कर रहे हैं। कौन बना रहा है ये याद रखना है, कहाँ पे बना रहा है ये याद रखना है। बस यही 2 चीज़ें जो आपने याद रखनी है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। और इसमें
94 लाख रुपए जो हैं वो लगाए जाएंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको बता चुका हूं क्या होता है। इससे क्या होगा कि जब हॉस्पिटल बनेंगे, तो मैंने आपको कल बताया था कि सबसे ज़्यादा अंडर 5 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो मरने की मृत्यु दर है वो बेसिकली यूपी की सबसे ज़्यादा है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट भी जो है वो क्या होगा, कम होगा। मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट गाइस याद रखना है, कितने माताओं की डेथ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद, तो उसको 1 लाख के पीछे देखा जाता है। 1 लाख के पीछे कितने मदर्स की डेथ होती है। जो बच्चों का देखा जाता है वो 1000 के पीछे देखा जाता है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट विद विच गवर्नमेंट फॉर द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन बुंदेलखंड रीजन इन उत्तर प्रदेश। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बहुत अच्छा वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो कौन सी कंट्री का है, वो है इजराइल का। तो इजराइल में जो है वो वाटर मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छी वेजिटेबल्स फ्रूट्स की प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से होती है, जिसके कारण यूपी गवर्नमेंट ने भी जो है उनके साथ टाई अप किया ताकि हम वाटर को जो है वो मैनेज कर सकें और इरिगेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, बहुत ही अच्छे तरीके से हम फार्मर्स को पानी जो है वो प्रोवाइड कर सकें ताकि उनकी इनकम बढ़े। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि 2022 तक का टारगेट है कि फार्मर्स की इनकम को क्या करना है, डबल करना है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका इजराइल होगा। याद रखना है आंसर क्या है, इजराइल। तो आप देख सकते हो ये इजराइल के साथ जो है प्रोजेक्ट साइन हुआ ताकि वाटर प्रॉब्लम दूर हो सके। तो इसको कहते हैं इंडो इजराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट। इंडो इजराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट इसको नाम दिया गया है। और कौन से डैम के ऊपर है ये है पहुंच डैम के ऊपर। याद रखना है कौन से डैम का रिजर्वायर, मतलब कौन सा पानी यूज करेंगे ये इरीगेशन के लिए, पहुंच डैम रिजर्वायर का पानी जो है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे इजराइल के जो एक्सपर्ट्स हैं, इसको देखेंगे कि किस तरह से इरीगेशन जो है वो की जा सकती है। इनिशियली ये प्लान 2 साल के लिए जो है वो साइन किया गया, लेकिन इसको बाद में एक्सटेंड भी जो है वो किया जा सकता है। तो आपने एक तो डैम का नाम याद रखना है, पहुंच डैम रिजर्वायर है, इंडो इजराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट है। रीजन याद रखना है कि कौन से रीजन में जो है वो इसको स्टार्ट किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, वाटर प्रॉब्लम के लिए। तो याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हु बिकम द फर्स्ट एवर नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो। और मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि वो जो हमारे पास इंडियन आइडल का सीजन था 11, उसमें जो है वो रह चुके हैं ये कैंडिडेट। तो आपने मुझे बताना है कि क्या आंसर होगा कि नेशनल एम्बेसडर। और ऐसा पहली बार हुआ है कि अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो वो किसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कि वो स्वच्छ भारत अभियान को जो है प्रमोट करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। और नाम क्या है उनका दोस्तों, शहजान मुजीब। क्या नाम है, ए आंसर है दोस्तों, शहजान मुजीब। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन आइडल 11 के फाइनलिस्ट रह चुके हैं, ऑस्कर नॉमिनेटेड प्लेबैक सिंगर हैं शहजान मुजीब। उनको जो है वो पहली बार जो है वो किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और वो है अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। और एक बात और उनके बारे में याद कर लेनी है आपने, उनकी फिल्म थी एक गेरा। उनकी फिल्म थी कौन सी, गेरा, जिसने जो है नेशनल अवार्ड जीता है बेस्ट गुजराती फिल्म के लिए। बेस्ट गुजराती फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जो है वो जीता है। वो म्यूजिक कंपोजर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने याद कर लेनी है। और एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ इसमें कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन से एक्ट में आया था, 1959 में जो है इसको बनाया गया था। याद रखना है इसको, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1959 में आया था। आप फोटो देख सकते हो इनकी, शहजान मुजीब की, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। हाँ जी, ये उत्तर प्रदेश के। अभी सारे बच्चों को याद आ गया होगा फोटो देखे, सर ये तो मतलब अपने ही गांव के हैं। तो हाँ भाई, अपने ही गांव के, याद रखना है इसको। तो ये थे हमारे पास बहुत से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको डाउट आता है किसी भी करंट अफेयर में तो आप इस पे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो। इन नंबर्स पे जो है वो क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। कभी भी इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। और यहाँ पे आपका यूपीपीएससी का जो करंट अफेयर है बेसिकली सितंबर तक का कंप्लीट होता है। बेस्ट ऑफ लक गाइस, यूपीपीएससी के लिए सारे बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, स्टडी आईक्यू की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि सारा का सारा एग्जाम जो है बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं होना, आराम से पेपर जो है वो आपने देके आना है। और कोई भी टेंशन किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए पेपर के दौरान। ये नहीं सोचना कि कैसा होगा नहीं होगा, बस अपना बेस्ट करो और तैयारी करके जाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं देना, नई चीज़ें नहीं पढ़नी, जो आपको आती हैं उन्हीं चीज़ों को जो है वो रिवाइज करना है। यही मेरी एडवाइस है। थैंक यू for watching this video and take care.